This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस आपको आइडिया तो सारा ही है, बस एक दफा गो थ्रू करते हैं इसको थोड़ा सा और फिर इसके हम सवालों पे जाते हैं। शॉर्ट एनालिसिस का सर मतलब ये स्क्रीन है, शेयर कर दें। ओके ओके कर देते हैं। जी हो गई शेयर? यस सर, हो गई है। चलिए, शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को का एनालिसिस होता है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन का एनालिसिस होता है। शॉर्ट एनालिसिस किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन का एनालिसिस होता है और इस एनालिसिस में देखा क्या जाता है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की वीकनेस क्या है, उस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उस कंपनी को थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। पेपर में आपसे वो एनालिसिस करवाएगा, पेपर में आपसे वो एनालिसिस करवाएगा। एनालिसिस का मतलब वो आपको एक सिनेरियो दे देगा और कहेगा बताओ इस कंपनी की स्ट्रेंथ ढूंढ के बताओ, इसमें से कंपनी की वीकनेस ढूंढ के बताओ, अपॉर्चुनिटीज उसके पास क्या है और थ्रेट्स क्या है। याद रखें, ये दो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, ये कंपनी का इंटरनल मामला है, कंपनी का इंटरनल एनालिसिस है और वो कंपनी की मैनेजमेंट या कंपनी के पास अवेलेबल है चीज कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। मतलब ये एक तरह का इंटरनल एनालिसिस हो गया। ये कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है, कंपनी की इंटरनल ही वीकनेस है, और ये जो अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट्स हैं, ये कंपनी की अपने पास नहीं है, बल्कि ये आपको एनवायरमेंट, बाहर मार्केट से चीजों का पता चलेगा। जैसा कि एग्जांपल देते हैं, स्ट्रेंथ का ताल्लुक किसके साथ होगा? स्ट्रेंथ का ताल्लुक आपके रिसोर्सेज के साथ होगा। आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी कंपिटेंसी क्या है, और टू यूज द रिसोर्सेज। स्ट्रेंथ का ताल्लुक क्या है? आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है और आपको उसको किस तरह से कंपिटेंट इस्तेमाल करते हो। और वीकनेस में क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है? लैक ऑफ कंपिटेंसी। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप लैक करते हो? ये आपका इंटरनल मामला है। एसेट्स, लायबिलिटीज, आपकी कंपिटेंसी, ये आपकी अपनी पोजीशन के अंदर है। और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, ये एनवायरमेंट से मिलते हैं। जैसा कि टेक्नोलॉजी में इशू आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट का साइज चेंज हो गया, लोगों ने चीजें ज्यादा डिमांड या कम डिमांड कर दी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई पॉलिसी आ गई, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो गया। ये क्या है? ये एनवायरमेंटल है। मतलब ये हमारे बस में नहीं होता, ये एक्सटर्नल एनालिसिस होता है एक तरह का। तो हमने इस एनालिसिस के अंदर जो मेजर चीजों को देखना होता है ना, पेपर में जब भी आपको आए तो आपने इसका इस तरह से हल कर लें, या वन बाय वन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन सबसे प्यारा इसी चीज को समझा जाता है कि एक साइड पर आप स्ट्रेंथ लिख लें, ठीक है, वीकनेस लिख लें, मतलब आप स्ट्रेंथ और वीकनेस ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज लिख लें,
और थ्रेट्स लिख लें। आपने हर कंपनी का सिनेरियो जब आएगा उसमें से आपने चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखनी है। स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें आती हैं, कोई भी आपका जो आपकी कोई कंपिटेंसी या आपके पास कोई यूनिक रिसोर्स है, कंपिटेंसी या यूनिक रिसोर्स है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। और अक्सर लोग ना हर बात को लिख देते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम 3-4 लिखा करें पेपर में। और जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ आपकी है, जो सिग्निफिकेंट वीकनेस है, वो लिखनी है। हर छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना होता। तो स्ट्रेंथ के अंदर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एक जो रिसर्च नॉलेज है, रिसर्च नॉलेज, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। R&D के ऊपर आपने जो पैसा खर्च करना होता है। फिर उसके बाद जो स्किल्ड लेबर है आपकी, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद कोई एडवांस मशीन है या इक्विपमेंट है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर आपकी कोई अच्छी गुडविल है, उस गुडविल की बेस के ऊपर आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। ब्रांड नेम आपका स्ट्रेंथ है, गुडविल आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर वीकनेस की बात करें तो आपका स्लो प्रोग्रेस किसी भी मामले में, या रिसर्च प्रोग्रेस प्रोजेक्ट के अंदर जो आई कैप में लिखे हुए हैं वो ये कि आपकी जो रिसर्च तो कर ली, लेकिन आपने उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो बहुत स्लो है। उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड है कन्वर्ट करने का रिसर्च प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के अंदर, यानी रिसर्च फेज से डेवलपमेंट फेज में जाने का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई अच्छा ना हो, यानी बहुत दिन लग जाते हैं वो आपको। आपका लेबर छोड़ के चले जाते हो, लेबर टर्नओवर में इजाफा हो रहा हो, आपकी मशीनरियां खराब हों, मशीनरियां आपकी बहुत ही यानी ओल्ड हों, तो ये भी आपकी वीकनेस है। ये क्योंकि ये आपके घर के मामला है, कंपनी के घर में का मसाइल है। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि ओवरऑल मार्केट का ना स्ट्रक्चर बढ़ गया। जिस चीज में आप डील कर रहे हो ना, ओवरऑल उसकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी ये आपके पास की बात नहीं है, ये आपने नहीं बढ़ाई, वैसे ओवरऑल उस चीज का एक फैशन आ गया, ग्रोथ इन मार्केट। आपकी प्रोडक्ट की नहीं, आप जैसी प्रोडक्ट की मार्केट में वैसे इजाफा हो गया। या जो नई टेक्नोलॉजी है ना, याद रखे जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो एक थ्रेट भी होता है और वो अपॉर्चुनिटी भी होती है। मतलब नई टेक्नोलॉजी की अगर आपको अडॉप्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट के लिए वो थ्रेट बन जाए अगर आप उसको अडॉप्ट ना करो। तो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए न्यू टेक्नोलॉजी थ्रेट भी है। अगर आप उसको मीट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। फिर उसके बाद कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है, बिल्कुल वो भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों में कवर हो सकता है। उस पॉलिसीज ने अगर एडवर्स इफेक्ट डाला आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, तो थ्रेट बन गया। और अगर फेवरेबल इफेक्ट डाल दिया तो अपॉर्चुनिटी बन गई। फिर उसके बाद आपके कंपैटिटर का मर्जर हो जाए, मतलब दो कंपैटिटर अगर मिल जाएं, वो भी आपके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब उनके जो रिसोर्सेज हैं वो डबल हो गए, बहुत सारी कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हो इकोनॉमी ऑफ स्केल वो अचीव कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो एक मोटा मोटा सा इसका ओवरव्यू हो गया। अब हमने सवालों से इसको किस तरह से हल करना है, ये मेन टारगेट है हमारा। और याद रखें शॉर्ट एनालिसिस का सवाल सबसे ज्यादा आसान होता है। तो निकालें जरा, बुक निकालें जल्दी से, उसका क्वेश्चन नंबर है 8। जल्दी से आप लोग बुकलेट निकाल लें, जल्दी से, जिसके करीब नहीं है वो जल्दी से उसको देखे।
क्वेश्चन नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन भी 8 है और चैप्टर भी 8 है। पेज नंबर मैं बता देता हूं, 109 पेज नंबर है मेरे भाई, 109। जी निकाल लिया, करें स्टार्ट। चले मेरे भाई, अगर आपने बुक से निकाल लिया है तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इसका आंसर भी डिजाइन करते हैं। ओके चलें जी। The Raitan Supermarket Group is the largest supermarket group in the country. Largest supermarket group in the company. In spite of declining in the total consumer spending in the national economy last year, कहता है इसके बावजूद कि लोगों के अखराजात मेरी स्पेंडिंग में कमी आई है, स्पेंडिंग इन द सुपरमार्केट सेक्टर एज अ होल इंक्रीज्ड। कहता है ओवरऑल सुपरमार्केट सेक्टर के अंदर इंक्रीज आया है। बताओ ये किस हेड में आएगा? ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? स्पेंडिंग इन द सुपरमार्केट सेक्टर एज अ होल इंक्रीज्ड, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो चेंज आया है, ओवरऑल मार्केट के अंदर जो चेंज आया है वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो हमारे थोड़ा इसमें कमाल है। ये ओवरऑल मार्केट में चेंज आया सुपरमार्केट सेक्टर के अंदर और ये बेहतरी आई है, इंक्रीज हुआ है, ये हमारे लिए क्या बनेगा? हाँ जी अपॉर्चुनिटी। और अगर ये हमारी वजह से कुछ होता तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती। अगर हम करते तो स्ट्रेंथ, अगर मार्केट से आया तो ये क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी। आगे देखें, द राइटन आल्सो इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। वो कहता है उसका भी मार्केट में शेयर इंक्रीज हुआ है। लो जनाब, दैट इज द स्ट्रेंथ। ये चीज स्ट्रेंथ में चली जाएगी। आगे देखते हैं, इट नाउ हैज ओवर 20% ऑफ द मार्केट ऑफ फूड एंड ड्रिंक शॉपिंग इन द कंट्री। कहता है इस टाइम ना ओवरऑल चीजों में ना 20% फूड का बिजनेस चल रहा है। इट इज ऑल्सो एंजॉयिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द सेल। लो जी, इट नॉन फूड प्रोडक्ट। ये किसकी बात हो रही है? सुपरमार्केट की। कहता है कि पहले तो ये कि एक ये फूड में काम कर रहा था, अब ये इसने नॉन फूड प्रोडक्ट जैसे कि क्लॉथ, ऑन ब्रांड फैशन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल गुड्स भी रखना शुरू कर दी है और उसके अंदर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ये क्या बनेगा? चारों में से वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट या स्ट्रेंथ? ये उसकी अपनी जाती स्ट्रेंथ। ग्रोथ है तो स्ट्रेंथ। मार्केट से नहीं, ये नहीं आई, ये एनवायरमेंट से नहीं आई, ये उसने खुद नॉन फूड प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। आगे, द ग्रुप हैज जस्ट अनाउंस रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट। कहता है कि and investor expect the growth in the profitability to continue in spite of signs of weakness in the national economy। कहता है ओवरऑल मुआशी तरक्की नहीं हुई लेकिन इसने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की, तो ये भी स्ट्रेंथ हो गई, तो ये प्रॉफिट तो उसका अपना है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है राइवल सुपरमार्केट ग्रुप, अब आ जाओ जो आपके मुखालफीन है, हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन लॉस्ट मार्केट शेयर। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मार्केट है, मार्केट के अंदर शेयर कम हुआ है, उनकी चीजें कम बिकना शुरू हुई हैं, उसको वो रीगेन करें। अटेम्प्टिंग टू रीगेन, दैट इज थ्रेट। टू राइवल ग्रुप मर्ज्ड अ ईयर एगो। कहता है एक साल पहले दो राइवल ग्रुप जो हमारे मुखालफीन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ये क्या है? थ्रेट। क्योंकि ये वीकनेस तो नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है? इट्स नॉट अ वीकनेस और ना ही अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि अपॉर्चुनिटी और जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव बात होती है, और जो वीकनेस है और थ्रेट्स है वो नेगेटिव बात होती है। फिर आगे देखते हैं, another competitor was acquired a few years ago by a major US market group and is pursuing an aggressive competitive strategy। कहता है एक और बंदा भी मार्केट में आ गया है और बहुत बड़ा बंदा है, ये भी थ्रेट है। कहता है Raitan success is due partly to its reputation of low prices and reasonable quality product and its efficient in store services। कहता है कि उसकी जो अपनी रेप्यूटेशन है ना, वो कम कीमत में रीजनेबल क्वालिटी देते हैं और उनकी स्टोर सर्विस भी बड़ी अच्छी है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? चारों में से बताते जाओ यार साथ साथ। गुड, स्ट्रेंथ। आगे, the group continue to acquire land and purchase retail property with the intention to building more out of town stores and smaller in towns convenience store। कहता है कि आप ऐसा करते हैं, उन्होंने और भी लैंड खरीदी है, रिटेल प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन क्या है, वो कहता है कि आउट ऑफ टाउन भी उन्होंने स्टोर बनाने हैं और स्मॉलर इन द टाउन कन्वीनियंस स्टोर, यानी छोटे छोटे स्टोर भी बनाने हैं। ये क्या है, ये किस में आएगा? उन्होंने कुछ नए एसेट्स खरीदे हैं और उनका प्लान है बिजनेस एक्सपैंड करने का। जी मेरे भाई, दैट इज आल्सो द स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने एसेट रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। आगे, इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री। कहता है उसका कोई बाहर बिजनेस नहीं है आउटसाइड द कंट्री। देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजीशन इन द। कहता है ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक्शन का डर है। ये क्या है? थ्रेट। गवर्नमेंट की तरफ। हाँ जी, थ्रेट है। ओके होगी बात। ये सारा सवाल आपने पढ़ा, इसकी कोई समझ लगी? अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं जी। ओके, यस आ सर। जाओ जरा। यहां पर इसका सोल्यूशन आपके सामने मैं बताता हूं, ये देखिएगा, ये इसका सोल्यूशन है। वो कहता है कि राइट स्ट्रेंथ देखें उसकी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ इन द नॉन फूड बिजनेस, लार्ज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, रेपुटेशन ऑफ लो प्राइस रीजनेबल और सर्विस, रेपुटेशन फॉर गुड सर्विस, ये सारी उसकी अच्छी बातें। अपॉर्चुनिटी में कंटिन्यू ग्रोथ इन द साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट का मतलब ये नहीं है कि ये राइटन का साइज ऑफ मार्केट, नहीं, ओवरऑल फूड मार्केट का ओवरऑल डिमांड बढ़ती जा रही है। और एक और अपॉर्चुनिटी है उसके पास, आउट ऑफ टाउन और इन द टाउन वो एक्सपेंशन करने जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है ना कि फ्यूचर ग्रोथ। और लैंड का खरीदना स्ट्रेंथ है। अब थ्रेट में देखो, वो कहते हैं हाई नया इन्वेस्टर आ रहा है फ्यूचर के अंदर, और जो कंपेटिटर है उसका मर्जर हो गया है, और गवर्नमेंट के एक्शन की पॉसिबिलिटी है। आपने भी ऐसे पेपर में करना है। और वीकनेस क्या कहता है? नो वीकनेस आर अपेरेंटली इन दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन मुझे लगती है कि वीकनेस, भला कौन सी है? एक वीकनेस ढूंढो भला कौन सी है? सवाल दिखाऊं? मुझे लगती है कि ये जो कहता है ना, इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री, ये आप लिख सकते हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्लान है कि आपने बाहर जाना है तो फिर तो ठीक है। अगर आपका यानी बाहर एक्सपेंशन करने का प्लान है ना, फिर तो ये आ जाएगा ना आपकी वो स्ट्रेंथ में या अपॉर्चुनिटी में। बट ये एक हो सकती थी, अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी तो किसी के साथ हमारा। और दूसरा उसने कहा है ना, सवाल कीजिए, देखें, एक तो उसने कहा शॉर्ट एनालिसिस करो, दूसरा कहता है पर्पस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस क्या है। पर्पस में सिर्फ आपने ये लिखना है कि टू इवेल्युएशन द strategic position of the entity due to, after the assessment of the weakness, strength, opportunities and threat। ये पर्पस होता है। पर्पस क्या है कि आपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन की इवैल्यूएशन करनी है,
स्ट्रेटेजिक पोजीशन की इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और किस तरह से स्ट्रेंथ को असेस करके, अपनी वीकनेस को असेस करके, और अपना याद रखें कभी भी ये इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह नहीं होता, बल्कि इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूं, ये अक्सर लोग इसको ना गलत जवाब दे जाते हैं, ये देखिएगा। द पर्पज ऑफ सर्टेन एनालिसिस इज कैरी आउट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द एंटिटी थ्रू असेसमेंट ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एनवायरनमेंट। अक्सर लोग ये लिख देते हैं, और यहां देखें देखें ये जो कितना इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इट इज नॉट अ टूल फॉर इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट्स। क्लियर होगी बात? और बात समझ लग गई? चलें यस जी, सर। आओ फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये बड़ा मजे के सवाल होते हैं यार, शॉर्ट एनालिसिस का सवाल पेपर में आ जाए बंदे को ऐसा लगता है बंदा पास है, ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं जी। अगला सवाल देखें। हाँ जी, इसमें भी शॉर्ट एनालिसिस करना है और ध्यान से पढ़ना है। द एजी ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। It was created 5 years ago by the merger of entity A with entity Z। कहता है ये 5 साल पहले एंटिटी A और एंटिटी Z से मिलके बना था। कहते दो ग्रुप इकट्ठे हुए थे। द ग्रुप ऑपरेशंस आर बेस्ड मेनली इन द वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कहता है ये किस पर बेस करता है इसका ग्रुप? कहता है जो ग्रुप्स ऑपरेशंस है ना वो ज्यादा वेस्टर्न यूरोप के अंदर है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। The North American market currently accounts for 40% of the world sales for the pharmaceutical companies। कहता है इसके पास ये राउंड अबाउट 40% ओवरऑल मार्केट का है फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास। ये क्या चीज है भला? जब ओवरऑल मार्केट की बात हो ना, याद रखें वो अपॉर्चुनिटी में आता होता है। अपनी मार्केट में इजाफा हो स्ट्रेंथ में आएगा, ओवरऑल मार्केट में इजाफा होगा ना, याद रखें तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी में आएगा। आगे देखते हैं। It has 3 years in the past. AZ has involved a clinical trials in the countries in the South America and Asia aimed at developing new medical drugs। लो जी, वो डेवलपमेंट करने जा रही है नई चीजें। कहता है AZ has involved in the clinical trials in countries in South America and Asia aimed at developing new medical drugs। These countries were selected because regulatory control over medical research is less stringent than in the US, Canada या वेस्टर्न यूरोप। कहता है वो इन मुल्कों में इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर एक तो जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के ऊपर जो सख्ती है, जो कंट्रोल है, जो लॉज हैं, वो थोड़े वीक हैं, वो थोड़े वीक हैं। आगे वो कहता है The group has suffered some setback in the business in the past 12 months। कहते हैं पिछले 12 महीनों में ये मसाइल हुए हैं। अब देखिएगा मोस्टली ना जो शॉर्ट एनालिसिस होता है ना वो करंट ईयर के ऊपर होता है, याद रखें। मोस्टली जो शॉर्ट एनालिसिस होता है ना वो आपने करंट ईयर पे करना होता है। ये पिछली बातें वो पुरानी बता रहा था। अब आओ जरा ये हमारे यहाँ पर आज कहते देयर हैव बीन सीरियस कंसर्न अमंग द पब्लिक एंड मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द सेफ्टी ऑफ वन ऑफ द AZ most successful drug कोबरा कार्बोरा। कहता है कि they have been serious concern among the public and medical profession about safety of the AZ one of the most successful drug। कहता है एक जो सबसे ज्यादा हमारी मेडिसिन अच्छी है ना उसके बारे में लोगों को खदशात हैं। बताओ ये क्या चीज है? थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस है या स्ट्रेंथ? हाँ जी, वीकनेस। नो वीक, पब्लिक से मसला है, पब्लिक से मसला है, एनवायरनमेंट से मसला है। हमारी तो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल ड्रग है, हमें उसमें कोई नहीं, लेकिन खदशात किसको है? पब्लिक को है। पब्लिक की तरफ से मसाइल हो सकते हैं, मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से मसाइल हो सकते हैं, तो दैट इज थ्रेट। फिर आगे,
A new drug developed by AZ failed to obtain regulatory approval in the US. कहते हैं जो नई आप लोग लेने जा रहे हो ना एज अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम द नेशनल रेगुलेटर बिफोर इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. कहते हैं अप्रूवल बड़ी मुश्किल मिलेगी. एक नई ड्रग, पुरानी नहीं, नई ड्रग की आपने डेवलप कर लिया है, लेकिन आपको लगता है कि रेगुलेटरी अप्रूवल बड़ी मुश्किल मिलेगी. ये क्या चीज है? ये भी थ्रेट है, क्योंकि हमारे वीकनेस उसे कहते हैं कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट की कमी है, हमारे पास कोई रिसर्च वीक चल रही है हमारी. ठीक होगी बात? चलेंगे नेक्स्ट. Another new drug that AZ has been developed, disappointing clinically trial. वो कहता है कि उसका जो क्लिनिकली ट्रायल है ना, उसमें इशू है. Clinical trials are carried out before further testing and application to the national regulator for approval. कहता है कि उसको दोबारा हम क्लिनिकली टेस्ट करेंगे और फिर उसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे. दैट इज द वीकनेस. क्योंकि आपको मसला किस में आ रहा है? अपनी ट्रायल के अंदर, अपनी क्लिनिक के अंदर. उसके बाद R&D spending accounts for a substantial portion of the total annual expenditure of the AZ group and other pharmaceutical companies. कहता है जो R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D का मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, R&D का मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वो कहता है कि अपने तमाम अखराजात से ज्यादा पोर्शन वो R&D पे ऊपर खर्च करता है और बाकी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी ज्यादा खर्च करता है. जी मेरे भाई बताइएगा जरा फिर. वीकनेस. ये क्या चीज है? दैट इज द स्ट्रेंथ. क्योंकि R&D के ऊपर खर्च करना स्ट्रेंथ है, उसको एग्जीक्यूट ना करना वीकनेस है. और याद रखें, आज से पहले जो भी है ब्रांडिंग वगैरह पे पैसा खर्च हुआ है ना, वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है. लेकिन आज से पहले जो मामला था उनको हमने नहीं छेड़ना. हमने करंट ईयर या जो लास्ट पे हमने काम किया हो ना, उसके ऊपर मेन एनालिसिस दे देना है हमने. ठीक है. कहता यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरियस सॉर्ट एनालिसिस करो और सजेस्ट द स्ट्रेटजी दैट द ग्रुप pursue as a way of the developing and growing its business in the future. कहता है अगर आपको कोई लगता है ना कि कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है बिजनेस में ग्रो करने के लिए, किस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, याद रखिए दो चीजों के बारे में स्ट्रैटेजी दिया करो. एक वीकनेस को इंप्रूव करने की और एक थ्रेट से डील करने की. ठीक होगी बात? चले जी, आए जरा सोल्यूशन पे. आओ जरा आ जाए जी. सबसे पहले स्ट्रेंथ में देखिए, उसने सबसे मेन एक ही लिखा हुआ है, लार्ज कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट इन R&D. इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमने इतना बड़ा सवाल पढ़ा, सोल्यूशन कितना छोटा सा है. वो सारी हर बात नहीं लिखता, एग्जामिनर हर बात नहीं लिखता, सिग्निफिकेंट बातें लिखता है. लेकिन आप अगर एक आधी इनसिग्निफिकेंट बात भी लिख दो तो परेशानी की बात नहीं है. ओके होगी बात? चलें जी, फिर आप देखिएगा जरा, अगर आपने सवाल गौर से पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी में देखें. अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्रोथ इन द मार्केट फॉर द फार्मास्यूटिकल आउटसाइड द नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप. वो नहीं, अपने आप को ये देखें, वो अपने आप को बाहर वाली साइड पर मूव करना चाह रहा है. वो कहता है कि इन्वॉल्व इन द क्लिनिक इन कंट्रीज इन साउथ अमेरिका एंड एशिया एम्ड डेवलपिंग न्यू मेडिकल ड्रग्स. और ये भी अपॉर्चुनिटी है आंसर कि शो कर दें स्क्रीन में. आंसर में शो कर देता हूं. और ये भी वो कह रहा है कि ईस्टर्न ऑपरेशन के अंदर अदर लोअर लेबर कॉस्ट बट आर द स्किल्स अवेलेबल. यहां पर उसने कहा था कि रेगुलेटरी भी थोड़ी सॉफ्ट थी, सॉफ्ट रेगुलेटरी. ये भी अपॉर्चुनिटीज है. अब वीकनेस में देखें, वीकनेस में वो कहता है जी ऑपरेशन आर बेस्ड इन द वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, हाई लेबर कॉस्ट कंपेयर टू द कंपेटिटर कंपनीज. ये देखें कि हमारा कहां पर ऑपरेशन हो रहा था. ऑपरेशन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रही है. वो कहता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फिलहाल वेस्टर्न के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो रिलेटिवली बाकियों से हाई कॉस्ट पे बना रहे हैं. और क्लिनिकल फेलियर ऑफ द ड्रग, ये भी हमारी वीकनेस है. पब्लिक कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड न्यू ड्रग.
ओके, गॉट इट। और कंसर्न अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ड्रग्स, अबाउट रेगुलर डिसीजन बाय द नेशनल अथॉरिटी। कहता है एक तो वो रेगुलर अप्रूवल हमें नहीं मिलनी, वो भी एक थ्रेट है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि पब्लिक को भी बड़े कंसर्न है कि हमारी जो सबसे सक्सेसफुल ड्रग है। हाँ जी जनाब, और आपने ये जो मशवरा दिया है ना, ये भी आई के आपको पता चल गया कि आपने क्या मशवरा दिया है। एजी गुड लुक फॉर फर्दर ग्रोथ इन इट्स मार्केट आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका। कहता है उसको चाहिए कि वो आउटसाइड मार्केट में ग्रोथ करे। इफ दीज मार्केट ग्रो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्विचिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू दीज कंट्रीज टू रिड्यूस द कॉस्ट। कहता है वहां पर वो सारे ऑपरेशन किसके ऊपर बेस कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। कहता है वो उसके बाहर निकले, वहां पर उन्हें लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, वहां पर उन्हें बाकी रेगुलेटरीज का कम सामना करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट पर यूनिट है उनकी कम होने के चांसेस है। क्लियर होगी बात? चलें जी, उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी बुक में ये शायद अगला सवाल सॉर्ट एनालिसिस का कोई और है। अब आपने, अगर आपको आइडिया हो गया है ना, तो आपने बस ये करना है कि सारे सॉर्ट एनालिसिस के सवाल ना करने, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉर्ट एनालिसिस का सवाल है, ये आपने करना है। फिर उसके बाद ये सवाल एक सॉर्ट एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 18 सिटी एक्सप्रेस वाला, ये भी आपने करना है। इसकी सॉल्यूशन मैंने आपको शेयर कर दिए हुए हैं। उसके बाद ये आपका सॉर्ट एनालिसिस का सवाल है, ये लाजमी करके पहले आप अपना आंसर डिजाइन करेंगे, फिर उस आंसर को सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपके पास है, सवाल भी आपके पास है। एक ये है गया क्वेश्चन नंबर 25 और ये एक सवाल 26, ठीक है। ये आपने हर हाल में आज क्लियर करने, अभी क्लियर करने हैं, ठीक है ना, वेट ना सर ये करें। दोबारा अब बताएं कौन से होमवर्क है? जी एक 26 है, शॉर्ट एनालिसिस के सारे सवाल, बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस के सारे सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। 26 है, 25 है, उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद 18 है, 16 है, ठीक होगी बात। ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, ये दो सवाल हमने अटेम्प्ट किए हैं अभी। और कल 8वें चैप्टर की बाकी बातें मैं करूँ, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि शॉर्ट एनालिसिस का सवाल को ज्यादा अब वो वेटेज हमें देनी चाहिए। बाकी अल्लाह की मर्जी है, आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई और सवाल आ जाएगा। तो शॉर्ट एनालिसिस ओके है, कुछ आइडिया हो गया शॉर्ट एनालिसिस का थोड़ा बहुत? चलेंगे, तो बाकी फिर इंशाल्लाह आप ऐसा करो कि ये शॉर्ट एनालिसिस के सवाल देखो, इसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है तो डिस्कस करेंगे। कल का टारगेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
सर पेस्टल की प्रैक्टिस भी करवा दें।